चॉकलेटी बहू। सुनीता जी की बहू की उम्र अब लगभग 37 साल की हो चुकी थी, लेकिन दिखने में अब भी वो किसी 22 साल की लड़की की तरह खूबसूरत लगती थी। सुनीता जी की बहू का नाम था अवनी। अवनी की खूबसूरती देखकर मोहल्ले की सारी औरतों को उससे जलन होती थी। 37 साल की उम्र में भी अवनी काफी चॉकलेटी लगती थी और इसकी वजह से उसका पति अनिरुद्ध काफी खुश रहता था। अरे अवनी, हमारी पड़ोसन कल कह रही थी, सुनीता जी आपकी बहू को देखकर तो लगता ही नहीं कि 37 की हो गई है। हो सकता है मम्मी जी उनकी बहू 27 साल की उम्र में भी 37 की लगने लगी है, इसीलिए बेचारी को आपसे जलन हो रही होगी। वैसे बहू, मैं किसी से कहूंगी नहीं, लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारी इस जवानी का राज क्या है? क्या बताऊं मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पापा की चॉकलेट की दुकान थी। मुझे बचपन से ही ना चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। और एक बात बताऊं, मैंने अपने बेडरूम में एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं और रोज कम से कम 4 चॉकलेट खाती हूँ। बस इसी की वजह से मैं इतनी चॉकलेटी और खूबसूरत दिखती हूँ। अरे लेकिन मैंने तो सुना था कि ज्यादा मीठा खाने से आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। ये सब कहने की बातें हैं। चॉकलेट खाने से तो इंसान मीठा मीठा बोलता है और खूबसूरत दिखता है। लेकिन आप किसी से कहना मत सासू माँ। अगले दिन जब सुनीता जी अपने पड़ोस की औरत से मिलती है तो उनकी पड़ोसन फिर से वही सवाल करती है। अरे सुनीता जी बताइए तो सही, आखिर आपकी बहू इतनी चॉकलेटी कैसे दिखती है? कल देखा था मैंने, ब्राउन कलर की साड़ी पहनकर बिल्कुल चलती फिरती चॉकलेट नजर आ रही थी। वैसे मैंने अपनी बहू से पूछा था। अब देखो, उसने ना मुझे किसी को बताने से मना किया है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो इसलिए बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ बताओ ना सुनीता बहन, मैं भी उसका नुस्खा अपना लूंगी और जवान दिखने लगूंगी। और मेरी बहू, वो तो 27 साल की उम्र में ही बूढ़ी होने लगी है, फिर देखना अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। मेरी बहू ने बताया था कि वो भर भर के चॉकलेट खाती है, लेकिन देखो तुम किसी को बताना मत। हाँ। जवान और खूबसूरत दिखने के चक्कर में सुनीता और उसकी पड़ोसन दोनों मिलकर खूब चॉकलेट खाने लगते हैं, लेकिन ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताती। कुछ दिनों से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी पैर बहुत दुखते हैं। जब से चॉकलेट खाना शुरू किया है तब से ही ऐसा हुआ है। जवानी तो दूर, मेरे तो चेहरे की स्किन लटक कर नीचे आ गई है। कुछ दिनों के बाद, अनिरुद्ध बेटा, मैं डॉक्टर से ब्लड शुगर चेक करवाने गई थी, मुझे तो डायबिटीज हो गई है। मम्मी, लेकिन कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपको डायबिटीज कैसे हो गई? अब तो मीठा भी कम खाती हैं। हाँ हाँ, मैं कहाँ मीठा खाती हूँ, लेकिन पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई। सुनीता अपने बेटे अनिरुद्ध से चॉकलेट खाने वाली बात को छुपा लेती है और अपनी पड़ोसन सहेली के पास जाती है। अरे क्या बताऊं बहन, चॉकलेट खाने के चक्कर में जवानी तो आ नहीं रही, डायबिटीज की बीमारी लग गई। हाय रे, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अभी डॉक्टर से शुगर चेक करवा के आई तो पता चला कि डायबिटीज आ गई है। अरे भगवान भला करे तुम्हारी बहू का, जिसने हमें चॉकलेट खाने की सलाह दी। अरे लेकिन मेरी बहू ने कब कहा कि हमें चॉकलेट खानी चाहिए? उसने तो ये बताया था कि वो चॉकलेट खाती है। लेकिन अब हम क्या करें, हम दोनों तो जवान दिखने के चक्कर में बीमारी की चपेट में आ गए। तुम कहो तो मैं अपनी बहू से ही इसका इलाज पूछ लेती हूँ। अरे वो तो इतना चॉकलेट खाती है, उसे भी तो डायबिटीज हुई होगी ना, तो वो भी तो अपना ध्यान रखती होगी। अरे रहने दो, तुम्हारे चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। जानती हो, हमारे मोहल्ले की सारी औरतों को डायबिटीज हो गई है। अरे लेकिन उन्हें कैसे डायबिटीज हो गई? यह कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना है। बुरा मत मानना, वो तुम्हारी बहू का जवान दिखने वाला नुस्खा मैंने उन सबको भी बता दिया था। हाय रे, ये क्या कर दिया तुमने? मोहल्ले की सारी औरतों को मीठे की बीमारी लगा दी। अरे लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। होना क्या है, जवानी तो दूर, अब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैंने सुना आपकी शुगर बहुत हाई आई है। हाँ बहू, अब मैं बीमार ही रहूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। अरे मम्मी जी, लेकिन आपने
शालू और प्रीति एक घर की दो बहुएं थी। बड़ी शालू नौकरी करती तो छोटी प्रीति घर संभालती। दोनों के दो दो बच्चे और सास ससुर। अरे प्रीति बेटा, तेरी बुआ सास कुछ दिनों के लिए रहने आने वाली है। कहाँ इंतजाम करना है रुकने का? अच्छा माँ, कब आ रही है वो? मैं बच्चों के कमरे में इंतजाम कर दूंगी। तभी बुआ सास सामान लेकर आ ही जाती है। अरे जीजी, आप तो परसों आने वाली थी, हम अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, सुना मैंने। तू बोल रही थी कि मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, वैसे ही जैसे तू माँ को एडजस्ट करती थी। बेचारी एडजस्टमेंट में ही चली गई। और ये जो हार तूने पहना है ना, वो मुझे देने वाली थी। तभी बड़ी बहू शालू आ जाती है। नमस्ते बुआ जी, ये हार तो माँ जी को दादी सा ने ये बोलकर अपने अंतिम समय में दे दिया था कि भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। वो बहुत खुश रहती थी माँ जी के पास। बुआ सास बात बदलते हुए कहती है, हाँ हाँ, जा चाय लेकर आ। कोई ये तो नहीं कह रहा कि बुआ जी थक गई होंगी, चाय पी लो। छोटी बहू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जिसके पीछे बड़ी भी चली जाती है। और मेरी प्यारी बहना, कब आई? नहीं बात करूंगी भैया मैं। अरे बहन, तू नाराज हो जाती है तो मेरा तो दिल ही नहीं लगता कहीं। मैं सबको बोल देता हूँ, जब तक मेरी बहन है सबसे पहले उसकी बात सुनी जाएगी। उसका काम पहले होगा, बाद में किसी का। समझ गए सब? बुआ सास खुश हो जाती है। फिर सभी खाने के टेबल पर आ जाते हैं। छोटी बहू नाश्ता बनाती है और बड़ी सबको खिलाती है। बुआ सब देख रही होती है। नाश्ते के बाद, अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। छोटी बहू किचन में लग जाती है, बच्चों का टिफिन बनाती है, दोपहर को उन्हें पढ़ाती है, सबको खाना बनाकर खिलाती है और फिर शाम को चाय में सास और बुआ सास के पास बैठ जाती है। अरे छोटी बहू, मानना पड़ेगा तुझे, बड़ी ही फुर्ती से घर का सारा काम करती है। अपने बच्चों के साथ साथ बड़ी के बच्चों को भी संभालना आसान नहीं है। शुक्रिया बुआ, लेकिन हर किसी के साथ मिलकर काम का तो पता ही नहीं चलता। सबके साथ? मुझे तो तेरे साथ कोई ना दिखा। सुबह से देख रही हूँ, तू ही चाय बना रही है और वो तेरी बड़ी वाली सबको दिखाने के लिए परोस रही है कि सबको लगे कि उसने बनाया है। अरे रे रे रे, कितना थक जाती है तू। और वो मैडम बनकर निकल जाती है। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी सुबह से उठकर माँ जी के मंदिर की तैयारी, घर की झाड़ पोछ और किचन में सबको परोसने के साथ बच्चों को तैयार करती है। हाँ, पर तू तो पूरा किचन देखती है ना, वो क्या पागल बना रही है वो तुझे? अरे नहीं नहीं, इतना ही नहीं, शाम को घर आते वक्त वो ताज़ी सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि पतियों को आने में देर हो जाती है। फिर ऑफिस में भी तो सारा दिन काम करती है, रात के खाने में फिर किचन में लग जाती है। वो ना हो तो मैं कुछ ना कर पाऊं। ये बोलकर छोटी वहां से चली जाती है। फिर बड़ी शाम को ऑफिस से आती है। अरे प्रीति, ये सब्जी ले ले और पैकेट में तेरे फेवरेट सिंगर की सीडी है, वो भी निकाल लेना, मैं चेंज करके आ रही हूँ। फिर बुआ की तरफ देखकर कहती है, कैसी है बुआ जी? अच्छी हूँ, मुझे क्या होना है। तू बड़ी मैडम लग रही है इस साड़ी में। बेचारी छोटी को तो फुर्सत ही नहीं मिलती बाल भी झाड़ने को। बता रही थी आज मुझे कि कितनी परेशानी होती है उसे सारा दिन। हाँ बुआ जी, ठीक बोल रही हो आप। घर दिखना आसान नहीं है। 4 बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, इतने लोगों की फरमाइश में हर किसी के लिए अलग अलग व्यंजन बनाना सब करती है मेरी प्रीति। तो कहाँ मौका मिलता होगा। अच्छा, बाद में मिलती हूँ। ये कहकर शालू वहां से चली जाती है। सास सब सुन रही होती है। वो बुआ सास के पास जाती है। अरे जी जी, कहाँ दो दो बहुओं के बीच पीसी पड़ी हो। मुझे देखो कितनी मौज है, कभी बड़ी के पास तो कभी छोटी के पास। दोनों को अलग करके रखा है।
ना बड़ी छोटी की शक्ल देखे ना छोटी बड़ी की, और दोनों के बीच में मैं मलाई खाती हूँ। तभी वहां छोटी बहू आ जाती है। माँ जी ये लीजिए दवाई, और हाँ, मलाई खाने का सोचिएगा भी मत। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको मलाई खाने से मना किया है। सास भी बहू की बात को समझकर मुस्कुराने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस जिंदगी में ऐसी मलाई खाने की सोचूं भी ना। बुआ सास समझ नहीं पाती कि दोनों सास बहू कैसे उसी के सामने उसी का मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन फिर बुआ सास हार नहीं मानती। अगली दोपहर किचन में जाकर छोटी से कहते हैं, सचमुच तुझे देखकर तो दया ही आती है मुझे। क्यों बुआ जी, मैं क्या इतनी बेचारी सी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि कितना काम करती है तू। नहीं बुआ जी, दीदी मुझे सुबह ज़बरदस्ती चाय और नाश्ता ना कराए तो मैं तो सारा दिन भूखी रह जाती। वो मेरे बिना नाश्ता नहीं करती, फिर उन्हें ऑफिस को देर ना हो जाए तो मुझे नाश्ता करना ही पड़ता है। वो मेरी जिठानी नहीं, बहन जैसी है। बुआ की बात एक बार फिर सास सुन तो लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को बुआ बड़ी से कहती है, कितनी मेहनत करती है तू, घर का काम, बाहर ऑफिस का काम। अरे फिर क्यों इतनी मेहनत की कमाई को सीढ़ी खरीदने में बर्बाद करती है? बचाना सीख पैसा। अरे कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मैं जो आराम से बच्चों की फिक्र के बिना ऑफिस में काम कर लेती हूँ, वो छोटी के कारण ही तो है। ना बाबा ना, मैं तो उसके बिना जीवन सोच ही नहीं सकती। वो मेरी छोटी बहन जैसी है। बहन का कोई शौक मैं पूरा कर सकूं, इसके लिए मुझे पैसे का मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो क्या था, बुआ सास वहां से भी मुंह बनाकर बाहर आती है जहां खड़ी होती है सास। देखिए दीदी, एक बात बताती हूँ, ये दोनों बहन बनकर यहाँ रहती है। इस घर की मजबूत नींव है दोनों। बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन मेरे ही किसी अच्छे जन्म के कर्म होंगे कि कोई इन्हें भड़का नहीं पाया। तो ये घर आप रहने ही दीजिएगा। फिल्मी सास। पूर्णिमा की सास विनीता जी को हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो पूरा दिन बैठकर हिंदी फिल्में देखती रहती थी और फिल्मों को ही अपनी जिंदगी का सच मानती थी। फिल्में देखते देखते विनीता जी को फिल्मों के डायलॉग बोलने की भी अच्छी खासी आदत पड़ गई थी, और इसके साथ वो अपनी बहू पूर्णिमा को परेशान करने का कोई भी मौका पीछे नहीं छोड़ती थी। मम्मी जी, वो पंडित जी के लिए मैंने खीर बनाकर किचन में रख दी है, अलग से निकाल कर रखी है, बस 2 मिनट में आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपना काम कर लो। विनीता जी चुपचाप रसोई में जाती है और पंडित जी वाली खीर में बहुत सारी चीनी डालकर बाहर आ जाती है। जब पंडित जी खाना खाने आते हैं, अरे ये क्या बहू रानी, लगता है चीनी का पूरा डिब्बा हमारे ही खीर में डाल दिया है। नहीं नहीं पंडित जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो आपकी कम चीनी वाली खीर अलग से निकाल कर रखी थी और चीनी उसमें बहुत कम डाली थी। अरे बहू, ठीक से याद करो, हो सकता है तुम काम में भूल गई हो। मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह याद है। जरूर किसी ने तो गड़बड़ की है खीर में। मैंने तो खीर बिल्कुल ठीक से बनाकर रखी थी। वैसे तो हम पता कर लेते, लेकिन वो क्या है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बहू। क्या मम्मी जी, क्या कहा आपने? अब मेरे कहने का मतलब है कि ये काम जिसने भी किया है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। मम्मी जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पंडित जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मैंने कितने प्यार से उनके लिए खाना बनाया था। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है बहू, इतनी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप भी तो चाहती थी ना कि पंडित जी ठीक से भोजन करके जाए। अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, मैं तो जा रही हूँ फिल्म देखने। बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है टीवी पर, अमिताभ बच्चन वाली। मैं तो चली। ये मम्मी जी भी ना सारा दिन फिल्में देखती रहती हैं और फिल्मों की तरह ही बातें करती हैं। मेरे घर के काम में तो रत्ती भर की मदद नहीं करती। शाम को पूर्णिमा का पति और उसके ससुर जी दुकान से लौटकर घर आते हैं।
अरे बहू बेटा, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। और तुम्हारी मम्मी जी कहाँ है? क्या बताऊं पापा जी, मम्मी जी तो सुबह से मूवी देखने में बिजी है। कह रही थी अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है, बस उसी में लगी हुई है। माँ को भी ना हिंदी फिल्में देखने की इतनी आदत है कि बस पूछो मत, सारा दिन फिल्में देखती रहती है। अरे लेकिन ये तो गलत बात है ना बेटा, तुम्हारी माँ को बहू के काम में थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। इन सब लोगों को ये नहीं पता था कि विनीता जी ने सब लोगों की बात छुप कर सुन ली थी और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बहू ने उनके बेटे और पति से उनकी शिकायत करती थी। इसलिए अगले दिन, अरे बहू एक काम करो, तुम जरा बाजार जाकर सब्जी ले आओ, आज का सारा नाश्ता मैं बनाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, पहले तो आपने कभी नाश्ता नहीं बनाया। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज मैं बना देती हूँ। जरा बाजार जाकर फल और सब्जियां ले आओ, सब खत्म हो गया है। लेकिन मम्मी जी ध्यान रखिएगा, पापा जी और इनके ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है, नाश्ता थोड़ा जल्दी बना देना। इतना कहकर पूर्णिमा सब्जियां लेने चली जाती है और जब कुछ देर बाद लौट कर आती है। ये क्या पूर्णिमा, तुम सुबह सुबह चली गई थी? मेरे और पापा के दुकान जाने का टाइम हो गया लेकिन कुछ भी नाश्ता ही नहीं बना। लगता है आज भूखे जाना पड़ेगा। मम्मी जी ने कहा था कि वो नाश्ता बना देंगी। अरे तुम्हारी मम्मी जी तो सुबह से हिंदी फिल्में देख रही है, कोई नाश्ता वाश्ता नहीं बनाया उसने। मैं अभी मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। पूर्णिमा अपनी सास के कमरे में जाती है। वहाँ पर विनीता जी आराम से फिल्म देखने में बिजी थी। मम्मी जी, ये आपने क्या किया? देखिए पापा जी और ये दोनों भूखे ही दुकान चले गए। आप ही ने कहा था ना कि आप नाश्ता बना देंगी। देखो बहू, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ और जो नहीं बोलती वो मैं जरूर करती हूँ। मम्मी जी, यहाँ पर बात आपके फिल्म में डायलॉग की नहीं है, किसी के भूखे रहने की है। आप नहीं समझेंगी। परेशान होकर पूर्णिमा कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा की सहेली उसके घर मिलने के लिए आती है। पूर्णिमा अपनी सहेली से बातें करती है। अरे वाह पूर्णिमा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, तुम्हारी सहेली इतने दिनों बाद आई है, इसके लिए चाय तो मैं बना लाऊंगी। तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। हाँ। अरे वाह, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। देखो ना, तुम्हारे लिए चाय भी बना कर ला रही है। तुम्हें कुछ पता नहीं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। एक मिनट रुकिए मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। बहू, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर विनीता जी वहाँ से चली जाती है। विनीता जी की बात सुनकर पूर्णिमा की सहेली को हंसी आ जाती है। अरे वाह, तुम्हारी सास डायलॉग तो बहुत अच्छे मारती है। हाँ, बस एक यही तो आता है, बाकी तो कोई काम करती नहीं। आज पता नहीं कैसे चाय बनाने के लिए कह दिया। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। पूर्णिमा को इस बात की चिंता हो गई कि अब घर का काम कौन करेगा, और यही सोच सोच कर पूर्णिमा जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या होगा? मम्मी जी सारा दिन टीवी देखती रहती है, पापा जी और ये दुकान में बिजी रहते हैं। खाना कौन बनाएगा? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अरे क्यों चिंता करती हो पूर्णिमा, मम्मी सब कुछ कर लेंगी। माना उन्हें टीवी देखने का शौक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बीमार होने पर काम नहीं करेगी। ठीक उसी वक्त विनीता जी वहां पर आ जाती है। ये लो पूर्णिमा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाई हूँ और सबके लिए गर्मा गर्म खाना भी लगा दिया है मैंने। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा, मम्मी पूर्णिमा ना कब से रोए जा रही थी घर के काम की चिंता की वजह से। पूर्णिमा बहू, आई हेट टीयर्स। विनीता जी की बात सुनकर पूर्णिमा हंस पड़ती है और घर का माहौल फिर से अच्छा हो जाता है। विनीता जी ने अपने घर को अच्छी तरह संभाल लिया और जल्दी ही पूर्णिमा की तबीयत भी ठीक हो गई। ननद की शादी। नीता की माँ नहीं थी, उसकी शादी का सारा जिम्मा भाई भाभी के सर था। देखो वर्षा, नीता मेरी इकलौती बहन है। माता पिता ने यह जिम्मेदारी मेरे सर डाली है और मैं चाहता हूँ कि नीता की शादी सबसे अच्छी हो।
इतनी अच्छी कि दुनिया देखे कि शादी कैसे होती है। वर्षा यानी नीता की भाभी को नीता एक आंख न भाती। वो उससे हमेशा कंपटीशन करती रहती। जलन के मारे वो पति से कहती है, हाँ हाँ, हम लोगों के तो बच्चे हैं नहीं, जो है लुटा दो सब बहन पर। माँ पिता जिम्मेदारी दे गए हैं, अरे बच्चों का खर्चा देखे या बहन का। देखो वर्षा, मेरे लिए नीता भी मेरा बच्चा ही है। छोटी सी थी तब से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखो, कर्म करो, फल ऊपर वाला दे देगा। नीता का भाई भाभी को ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि भाभी की माँ का फोन आ जाता है। अरे क्या हो गया वर्षा, क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक है ना? भाभी अपनी माँ से सारी बात कह देती है। तू फिक्र मत कर, मैं रास्ता दिखाती हूँ, बस ऐसा करती जा तू। भाभी आज वो रोहन के मम्मी पापा शाम को घर आने वाले हैं। उन लोगों ने भाई को भी फोन कर दिया है, तो नाश्ते पानी का इंतजाम मैं हूँ ना, देख लूंगी, तू फिक्र ना कर। हाँ। शाम को जब लड़के वाले आते हैं तो भाभी उन लोगों के सामने सिर्फ चाय लेकर आ जाती है। भाभी मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बैठिए। नीता किचन में जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। काफी देर तक जब नीता बाहर नहीं आती तो उसकी होने वाली सास कहती है, क्या बात है नीता, अंदर बैठकर सारा नाश्ता अकेले ही खा रही है क्या? थोड़ी देर बाद नीता बाहर आती है तो उसके हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे होती है। घर पर बना स्वादिष्ट नाश्ता वो अपने ससुराल वालों को देती है कि तभी भाई भी आ जाता है। सॉरी, मुझे दफ्तर से आने में देर हो गई। आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं? फिर वो वर्षा की तरफ देखकर पूछता है, वर्षा क्या खिलाया तुमने सभी को? जी भाभी ने चाय बनाई थी और मैंने ये सारा नाश्ता। अब क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरे ससुराल वाले भी देखे कि तू ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। खैर, ससुराल वाले सारी बात करके जाने ही वाले होते हैं कि लड़के की माँ कहती है, देखिए मैं तो साफ बोल रही हूँ, मुझे दहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे रिश्तेदारों का स्वागत अच्छा कर दीजिए, बाकी तो हम भी समझ रहे हैं कि लड़की के पिता नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी नीता के लिए पिता जैसा ही हूँ। जो भी आप चाहे हम लोगों से बात कर सकते हैं। वर्षा अब अरे जब आंटी कह रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे हो? अब हमारे भी तो बच्चे हैं, क्यों आंटी जी, कैसे करेंगे सब कुछ? सास के साथ ही नीता के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि लड़की की भाभी कैसी है। सास नीता के सर पर हाथ रखकर कहती है, तू किसी भी चीज की चिंता ना करना, बस खुश रहना और हमारे घर आने की तैयारी कर ले तू। सब वहां से चले जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आता है। मैं बाजार जा रही हूँ नीता की शॉपिंग के लिए। अरे तो नीता को भी साथ लेकर जाओ। अरे नहीं, वो तो मैं लेन देन के कपड़े लेने जा रही हूँ जो नीता के ससुराल वालों को देना है। देखो वर्षा, नीता की होने वाली सास ने सिर्फ यही कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस रिश्तेदारों का स्वागत अच्छे से हो, याद है ना? अरे हाँ याद है, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनके कपड़े अच्छे लेना, क्या है कि किसी का मुंह ना बने। चलिए ना भाभी, मैं भी साथ में चलती हूँ, दोनों की पसंद हो जाएगी। लेकिन भाभी नीता को लेकर नहीं जाती और अकेले ही जाकर सारा सामान ले आती है। लेकिन नीता जब उन कपड़ों को देखती है, भाभी ये क्या है, ये तो घरों की नौकरानियां भी नहीं पहनती हैं। अरे कोई एक तो नहीं 30 साड़ी लेनी थी, कहाँ से आता पैसा? तूने तो बोल दिया। अरे कौन सा ससुर जी पैसा छोड़ कर गए थे? नीता को भाभी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो रोते हुए कमरे में चली जाती है कि तभी पीछे से भाई आ जाता है। अरे क्या बात हो गई नीता, रो क्यों रही है? तभी भाभी बात को पलट देती है। वो क्या है ना, लड़की है, शादी के बाद विदाई हो जाएगी ना, तो सोच सोच कर रो रही है हमारी नीता। हाँ ये तो है, उसके जाने के बाद तो घर सूना ही हो जाएगा। वैसे तुम सामान लेने गई थी ना, ले आई? जरा दिखाओ तो। अरे रहने दो ना, एक दो सामान हो तो दिखा भी दूं, लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ खोलना बंद करना, लेकिन मैंने नीता को दिखा दी है। हाँ अच्छा फिर ठीक है, कपड़ों में कोई कंजूसी ना करना वर्षा, इज्जत का सवाल है। सभी मेरे ऊपर ही उंगली उठा देंगे कि मैंने ही बहन की शादी जैसे तैसे कर दी। उधर भाभी अपनी माँ को फोन करती है।
माँ तुमने सही कहा था, चुपचाप काम करने में बड़ा मजा है, पैसे भी बच रहे हैं और किसी को शक भी नहीं हो रहा। आज ना मैंने लोकल शनि बाजार है ना, वहां से सस्ती सी 30 साड़ियाँ ली, देखने में भी ठीक ठाक और दाम भी मस्त। नीता सारी बात देख समझ रही थी, लेकिन क्या करती, अपनी ही शादी में बोलना उसे ठीक नहीं लग रहा था। ये सारा सामान मैं इस अटैची में डालकर ऊपर रख देती हूँ। लोकल मार्केट से अटैची भी सस्ती मिल गई। अरे वर्षा, वो शादी में जो हलवाई आएगा उससे सामान देख लेना क्या क्या लाना है, कैसे काम करेगा, और जो पैसे मांगे दे देना। क्यों नहीं क्यों नहीं। वर्षा की माँ शादी में आई होती है। नीता भाभी के पास किसी काम से जा रही होती है कि उसे भाभी की आवाज आती है। देख माँ मैं क्या करती हूँ, उसके सास ससुर को खाना अच्छा चाहिए था ना। अरे अच्छा खाने के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने होते हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए उन्हें। मैं ना सिर्फ पूरी सब्जी खिलाकर भेज दूंगी। हाय रे, भाभी तो भाई की नाक कटाने वाली है। मुझे ये बात अपने सास ससुर को अभी बतानी चाहिए, नहीं तो उन लोगों की मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। नीता पहले अपने भाई और फिर सभी को भाभी की ये बात बता देती है, लेकिन शाम को जब बारात आती है तो अरे ये बारात कहाँ जा रही है, और फिर ये मेहमान उन लोगों को ये बाजू वाले हॉल में क्यों लेके जा रहे हैं? क्या पता, पर अच्छा है ना। मैंने सुना है बाजू वाले पंडाल का सारा इंतजाम शानदार है। हर स्टेट का खाना मेहमानों के लिए रखा है, तोहफे से लेकर डेकोरेशन सब बढ़िया ही बढ़िया। अरे पागल है माँ, ऐसे तो उन लोगों की बेइज्जती भी ना होगी। रुक मैं देख कर आती हूँ। वर्षा बगल वाले पंडाल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति मेहमानों का स्वागत कर रहा है। अरे ये क्या है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये तो किसी बड़े आदमी की शादी लग रही है। हाँ, ये मेरी बहन की शादी है। वो तो भला हो कि वक्त पर तुम्हारी चाल का पता चल गया, नहीं तो। तभी नीता की सास भी आ जाती है। जिनके माता पिता नहीं होते ना, उनकी भाभी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे ननद नहीं बेटी समझे। लेकिन वैसे जिसके साथ भगवान है उसके साथ बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब शादी में आप आई हैं तो खाना खाकर जाना। बच्चों के लिए जरूरी कमाई। अरु पेशे से बैंकर थी और उसे अपने करियर से बहुत प्यार था। अरु, कल तुम कब आई? अरे 12 बज गए थे। सारे कैश गिनना, डिपॉजिट करना, वक्त का तो पता ही नहीं चला। आपने खाना तो खा लिया था ना? हाँ मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने नहीं खाया। अरे कैसी बात कर रहे हो? 1 साल के बच्चे को क्या पता, क्यों नहीं खिलाया उसे? अरु जैसे ही अपने 1 साल के बेटे के पास जाती है, वो खुशी से माँ को चिपक जाता है। ये लो मेरा बेबी, खाना खा, खाना, मेरा बेटा। अरु प्यार से बच्चे को खाना खिलाती है। वो पूरा खाना खा लेता है। अरु, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे वक्त क्यों नहीं देती हो? अरे दे तो रही हूँ ना, और इससे ज्यादा कैसे वक्त दूं? नौकरी भी तो जरूरी है। किसने कहा क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम घर पर रहो। वाह, क्या बात कर दी तुमने। यही बात मैं बोलती तो, कि तुम घर में रहो, मैं कमा रही हूँ। तो जरूर छोड़ देता, अगर मुन्ने की जरूरत मैं पूरी कर पाता तो। वो तुम्हें ही पूछता है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं खाता। अरु देखिए, लड़ाई करने का मन है ना तो खुल के कर लीजिए लड़ाई। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन बैंक में आरू काम कर रही थी कि नौकरानी का फोन आता है। देवी जी, वो बाबा आज। लेकिन अरु उसकी बात सुने बिना ही जोर से चिल्लाती है, ऑफिस में काम करूं या तुम्हारा बाबा पुराण सुनूं? 15,000 देती हूँ मैं तुम्हें, पता है ना? वो भी कोई काम नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को देखना होता है जो ज्यादातर सोता ही रहता है। अब वो भी नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं किसी और को देख लेती हूँ। नौकरानी डर जाती है। नहीं मेम साहब, सब ठीक है। वो फोन रख देती है। देर शाम जब अरु घर पहुंचती है तो वहां ताला होता है। अरे ये कहाँ गए? लगता है मुन्ने को आइसक्रीम खिलाने ले गए होंगे। एक काम करती हूँ, यहाँ गार्डन में ही बैठ जाती हूँ। अरु वहीं बैठकर अपना लैपटॉप खोल लेती है, लेकिन देर तक काम करने के बाद भी घर में कोई नहीं आता। वो पति को फोन करती है। क्या है यार, कहाँ हो? मजे करने जा रहे हो बच्चे के साथ तो ठीक है, लेकिन बता कर तो जाओ।
आ गई तुम? डोरमेट के नीचे घर की चाबी है, खाना बना है, खाकर सो जाना। तुम्हें तो कोई टेंशन है ही नहीं ना बच्चे की। फिर शुरू मत हो जाना, नींद आ रही है, कल सुबह जाना है फिर। अरु खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह वो वक्त से तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। लेकिन अगली शाम जब फिर उसे घर कोई नहीं मिलता तो वो पति को फोन करती है। अरे यार, कहाँ चले गए तुम? बता कर तो जाया करो। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई हमारी। मुन्ना परसों गिर गया था, उसे चोट लग गई थी, मैं अस्पताल में हूँ। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो नौकरानी? रुको, मैं बात करती हूँ उससे। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। उसने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने उसे बात सुने बिना ही डरा दिया था कि तुम उसे निकाल दोगी। वो डर के मारे तुमसे कुछ बोल ही नहीं पाई। अरु परेशान हो जाती है। वो अस्पताल जाती है और बच्चे का ख्याल रखती है। ये तो चमत्कार हो गया। आपका बच्चा रिकवर नहीं कर रहा था 2 दिनों से, अब देखिए कैसे फटाफट ठीक हो गया। इसे कहते हैं माँ का प्यार। खैर, कुछ साल बीतते हैं। मुन्ना थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन, अरे खाना क्यों नहीं खाया? गलत बात है ना, खाना खाया करो बेटा, नहीं तो पतले हो जाओगे। नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया, वो भी ढेर सारा। अरु को विश्वास नहीं होता। खाना खा लिया? अरे कहाँ, कैसे खाया? वो पास वाली आंटी के घर में मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था तो पता नहीं मैंने वहीं पे खाना खा लिया। हाँ सच्ची ना? अच्छा, मैं आंटी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ, अरु पड़ोसन को फोन करती है। भाभी जी, वो मुन्ना बोल रहा है कि आपके घर खाना खा लिया था, सही है क्या? हाँ जी भाभी जी, उसने तो 3 रोटी खाई। बोल रहा था आंटी गरम रोटियां कितनी अच्छी लगती है, मेरी मम्मी तो सुबह ही बना देती है रात का खाना। भाभी जी, बच्चों को ताज़ा ताज़ा बनाकर खिलाया करिए ना। देखिए, मैं तो अपने हाथ से खिलाती हूँ। एक मिनट भाभी जी, मैंने राय नहीं मांगी आपसे, बस ये पूछा कि मेरे बेटे ने खाना खाया था या नहीं, भाषण देने को नहीं कहा था। अगले रोज मुन्ना फिर दोस्त के घर चला जाता है। आंटी, कल जैसी रोटी खिलाओ ना। पड़ोसन दिल की बहुत अच्छी होती है। वो अपने पति से कहती है, अरे देखो ना, बेचारा बच्चा सारा दिन नौकरानी पालती है, जब मूड होता है तो खाना देती है, नहीं तो बस। माँ के आने के वक्त ही सारा प्यार इस पर लुटाती है। ठंडा खाना, कपड़े भी पता नहीं कैसे पहनाती है। माँ नौकरी करती है तो बेचारा सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। अरे कोई बात नहीं ना, तुम कुछ खाने को दे दो। बेचारा अच्छे घर का बच्चा आस पड़ोस और नौकरानी के भरोसे रहता। फिर एक रोज, माँ मैम ने बुलाया है। ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तो काम से जाना होगा, है ना, वो भी जरूरी। हाँ, कल एक्चुअली ना मीटिंग है, मैंने ही रखी है, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। मैं लेट हो जाऊंगी तो तुम चले जाना ना, एक ही तो बात है, तुम जाओ या मैं। देखो, मेरे ऑफिस में भी बायर्स आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे का एक्सक्यूज कर सकता हूँ। पति बच्चे के स्कूल जाता है, जहाँ टीचर उसे मुन्ने की ढेर सारी कमी, कॉन्फिडेंस का लेवल लो होना बताती है। पति घर आकर अरु को बताता है, अरे यार, ये स्कूल वाले भी ना बस बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, इग्नोर यार। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब पड़ोसन का प्यार मुन्ने को भाने लगता है और अरु अपने बच्चे से दूर होने लगती है। उसके बर्थडे के दिन, अरे भाभी जी, मैं आपके बेटे को पार्टी के बाद घर छोड़ दूंगी। अरे नहीं, वो तो मुन्ने से इतना प्यार है कि मैंने सोचा मैं भी बर्थडे में आ जाऊं, आपकी मदद कर देती हूँ बच्चों को खाना सर्व करने में। पड़ोसन मुन्ने के बर्थडे में रुक जाती है। अरु जैसे ही मुन्ने को कपड़े पहनाने लगती है, मैं नए कपड़े आंटी के हाथ से पहनूंगा। नहीं, मैं पहनाऊंगी। वो जबरदस्ती कपड़े पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना मानता ही नहीं। अरे पहनाने दो ना, कोई बात नहीं, आज उसका जन्मदिन है, आज तो मत करो ऐसा व्यवहार। अरु कपड़े पड़ोसन को दे देती है। फिर पार्टी शुरू होती है, जहाँ केक काटने के वक्त, नहीं, मैं आपके हाथ से नहीं, आंटी के हाथ से केक कटवाऊंगा। आंटी। वो रोने लगता है। अरु इस बार पति का चेहरा देखती है और पड़ोसन को चाकू देकर सामने खड़ी हो जाती है। केक पड़ोसन कटवाती है कि तभी वहां पति के ऑफिस से उसका दोस्त आता है। वो पड़ोसन को ही
माँ समझ लेता है। नमस्ते भाभी जी, बच्चे का जन्मदिन मुबारक हो। ये लीजिए छोटा सा तोहफा। अरे नहीं नहीं, गलती हो रही है आप लोगों की। भाभी जी मैं हूँ, ये नहीं। लेकिन वो देखते हैं कि मुन्ना उसी से चिपका खड़ा होता है और वो समझ जाती है कि गलती कहाँ हुई है। फिर अगले दिन, अरे अरु, तुम घर पर, ऑफिस नहीं गई? मुन्ने का टिफिन तैयार कर रही हूँ। उसे स्कूल आज से मैं ही छोड़ने और लेने जाऊंगी। अब बस को मना कर देना। और ऑफिस? जाऊंगी ना, लेकिन वक्त से आऊंगी भी और वक्त से जाऊंगी भी। नौकरी करना मेरा फैसला है और मुन्ना मेरी जिम्मेदारी। दोनों का तालमेल अब मेरी टेंशन। चलो ये लो अपना टिफिन। माँ की खातिर प्रभा देवी अपने बेटे के साथ एक बड़े मकान में रहती थीं। अपने 2 जवान बेटों और पति को खो चुकी प्रभा के पास अब सिर्फ छोटे बेटे गोपाल का ही सहारा था। गोपाल ऑफिस से आते ही माँ के पास बैठ जाता। माँ, दिन में क्या खाया? बेटा पराठा सब्जी खाई थी। माँ ने बताया। दूध पिया था? गोपाल ने पूछा। अब भूल गई थी बेटा। माँ, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारी सेहत गिर रही है और तुम दूध भी नहीं पीती हो। गोपाल नाराजगी व्यक्त करता। अरे खाने के बाद नींद लग गई थी तो नहीं पी पाई, माँ ने जवाब दिया। अच्छा अब रात को पी लेना, गोपाल ने कहा। अब उसकी तो मैंने खीर बना दी। तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है ना? माँ, तुम भी ना बहुत लापरवाही करती हो। च्यवनप्राश खाई थी? अरे कल च्यवनप्राश खत्म हो गया था ना, इसलिए नहीं खा पाई बेटा। और तुमने कहा भी नहीं। अब कल लेते आना बेटा। ठीक है, कल लेता आऊंगा। ऐसे रोज गोपाल आता, माँ के पास बैठता और फिर खाना खाकर सो जाता। सवेरे ऑफिस चला जाता। घर का सारा काम नौकरानी कर देती। एक दिन माँ प्रभा देवी ने कहा, बेटा अब मेरे लिए बहू ला देना। अरे अभी क्या जल्दी है माँ? बेटा पोते का मुंह देखने का बहुत मन करता है। प्रभा देवी गंभीर होकर कहती। ठीक है माँ, कर लूंगा, थोड़े दिन और रुक जा। जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। माँ जब भी ऐसे बात करती तो गोपाल माँ से लिपट जाता। अरे माँ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम बहू की चिंता मत कर, समय आने पर सब हो जाएगा। माँ बेटे लिपट कर खूब प्यार करते। गोपाल का एक दोस्त था मोहन। दोनों साथ साथ पढ़े थे और संयोग से नौकरी भी एक साथ एक ऑफिस में ही लगी। लंच के समय एक दिन मोहन ने गोपाल से पूछा, अरे यार, कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार को तुम्हारे यहाँ आते जाते नहीं देखा? पिताजी के मरने के बाद सारे रिश्तेदारों ने हम लोगों से नाता खत्म कर लिया, गोपाल ने बताया। क्यों? इस समय तकलीफ में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं, मोहन ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि चाचा जिन्हें पिताजी ने पढ़ाया लिखाया था उन्होंने भी नाता तोड़ दिया। गोपाल थोड़ा गंभीर हो गया। चाचा जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहन ने कहा। अरे चाचा को छोड़ो, बुआ ने भी आना जाना छोड़ दिया। सबको लगता था कि हम लोग उन पर बोझ बन जाएंगे। अब भी नहीं आते जाते क्या? मेरे बड़े होने और नौकरी लग जाने के बाद सभी ने रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। जब मुसीबत में साथ नहीं थे तो अब क्या रिश्ता रखना, सही किया माँ ने। कुछ दिन बाद गोपाल ने मोहन से कहा, यार मोहन, तुम अकेले रहते हो एक कमरे में, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते, दोनों साथ रहेंगे। मोहन की बहुत ना नुकुर करने के बाद गोपाल ने मोहन को अपने घर में रहने के लिए राजी कर लिया और अब मोहन और गोपाल एक साथ रहने लगे। गोपाल की माँ को भी अच्छा लगने लगा। 3-4 महीने बाद एक दिन गोपाल ने माँ से कहा, माँ, मेरा 9 महीने के लिए चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। अरे बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। माँ, मोहन है और नौकरानी भी तो है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर 10 महीने की ही तो बात है। बेटा ट्रांसफर रुक नहीं सकता क्या? माँ ने रोते हुए पूछा। नहीं माँ जी, वहां गोपाल के अलावा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम सिर्फ गोपाल ही कर सकता है। मोहन ने माँ को बताया।
ये सुनकर माँ रोने लगी थी। फिर एक दिन गोपाल चेन्नई चला गया। मोहन माँ का बहुत ख्याल रखता। नौकरानी दोनों समय आकर खाना बना दिया करती थी और मोहन माँ की हर जरूरत का ध्यान रखता। 1 महीना हो गया, गोपाल की कोई खबर नहीं आई तो माँ ने कहा, मोहन बेटे, गोपाल से बात तो करा दे। जी माँ जी। मोहन ने माँ को फोन दे दिया। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। हर महीने माँ गोपाल से बात करती और गोपाल हर बार यही कहता, बस माँ 3 महीने और रुकना पड़ेगा, कुछ काम बाकी है ना। अरे जल्दी आना बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए। अरे चिंता मत कर माँ, मोहन है तो। हाँ, मोहन तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। इसी बीच 4-5 दिनों के लिए मोहन भी चेन्नई गया था और लौट कर आया तो माँ को यही बताया था कि गोपाल बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मोहन हमेशा माँ से गोपाल की बात कराता रहता, लेकिन आया नहीं। एक बार माँ बहुत बीमार पड़ी, फिर भी गोपाल नहीं आया। माँ की हालत खराब होती जा रही थी। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते। और ऐसा बेटा भी क्या जो माँ की बीमारी में भी नहीं आए? चेन्नई बहुत दूर है, आने में समय लगता है, फिर सरकारी नौकरी में छुट्टी इतनी जल्दी कहाँ मिलती है। कुछ दिन बीते, माँ की हालत बहुत खराब हो गई और फिर वो मर जाती है। हे भगवान, मोहन कैसा बेटा है गोपाल जो माँ की मौत में भी नहीं आया। फिर जो कहानी मोहन पड़ोसियों को बताता है, उससे सभी हैरान रह जाते हैं। गोपाल को एक लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान है, लेकिन माँ अपने 2 बेटों को खो चुकी थी, पति भी नहीं थे। अगर गोपाल की ये खबर लगती तो वो जितना जीना था वो भी नहीं जी पाती। और गोपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी भी मौत देखे और बेमौत मर जाए। हैं? फिर वो फोन पर कौन बात करता था? वो रिकॉर्डेड आवाज मुझे दे गया था, जो मैं माँ को सुना देता था। गोपाल की इच्छा अनुसार सारी संपत्ति मोहन ने अनाथालय को दे दी। पीले दांत वाली बहू रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद। अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है,
मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ? सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना? पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई।
चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बेरसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपाकर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दें।
उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्या रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू, अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं। गरीब भाई की अमीर बहन। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी। वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती। लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर, तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी। तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, कैसे भाई हो?
चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर, कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा, देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा, पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर, मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन, कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज, एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा, तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी बेटा, तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता। वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी,
कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दे ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। गूंगी बहू अंधी सास। एक परिवार में 5 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी। घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती, और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अरे भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कही बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो। इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती, और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर। सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं। आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? पापा, वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा, ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा, और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मामा जी का फोन आया था। उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा? तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा, अब जिद क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ, इसको समझाइए ना। आपकी बेटी, आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू, देखो तो प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है। क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ? वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो। सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो?
आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा। सुमित्रा, समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से, सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस तरह से तो आपकी